हाँ जी दोस्तों, सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? आई होप सो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपना जी जान लगा के मन लगा के अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि लॉ का शॉर्ट्स में डालूंगा एवरी वीक, एज वेल एज छोटे छोटे वीडियो जो कॉन्सेप्चुअल है आपके पढ़ाई में, जो बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपको चैप्टर डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, रादर देन आप अगर छोटे छोटे वीडियो भी देख लोगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, ये छोटा सा एक वीडियो रहेगा, आप लास्ट तक बने रहिए और देख लीजिए, आपको पूरा चीजें जो स्ट्रक्चर है लॉ बनाने का वो अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समझते हाउ टू मेक द लॉ, मतलब लॉ बनाते कैसे है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, इंडिया का जो सिस्टम है लॉ बनाने का, इंडिया का जो लॉ बनाने का सिस्टम है उसमें हम लोग देखते हैं एक सेंट्रल लॉ होता है, एक कोई स्टेट लॉ होता है। मतलब अगर कोई ऐसा लॉ चाहिए जो सारे इंडिया में लागू होना चाहिए और इंडिया के लिए हित में है, तो हम लोग को सेंट्रल लॉ बोलते हैं उसको। जैसे आपका कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट मतलब इंडिया में जितने भी कंपनीज होंगे तो उन सब के लिए, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो सबके लिए जो कंपनीज ओपन होगा, तो वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, वन पर्सन हो, जो भी कंपनीज है सबके लिए ये कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा। एंड दोस्तों, अगर स्टेट है जो उस पर्टिकुलर स्टेट के टेरिटरी में लिमिटेड होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लॉ। जैसे आपका बिहार का जो लीकर एक्ट है, तो उसको हम लोग स्टेट लॉ बोलते हैं। तो गाइस, अगर ऐसा मानना है आपको कि अगर सेंट्रल लॉ है तो वो पैन इंडिया एप्लीकेबल होगा, अगर वो स्टेट लॉ है तो विद इन द स्टेट टेरिटरी वो एप्लीकेबल होगा। तो अब सर, लॉ समझ में आया कि लॉ स्टेट या सेंट्रल होगा, लेकिन इसको पास कैसे करना है। तो दोस्तों, लॉ पास करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपका ड्राफ्टिंग पेश करना। मतलब सोचिए आप, अगर आपको कंपनीज एक्ट इंडिया में लागू करना है या तो कोई भी नया एक्ट अगर आपको इंडिया में लागू करना है, तो सबसे पहले एंड इंपॉर्टेंट जो होना है वो है सर आपका एक बिल को पेश करना। पेश कहां पे करते हैं हम लोग, वो बताएंगे हम। सबसे पहले आपको जो लॉ मेकर्स होते हैं, जिनको लॉ बहुत अच्छे से समझ में आता है और जो उस एक्चुअली एजुकेशन लेवल से या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते, जिनके उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में आइडिया है, तो वो लोग क्या करते हैं, बिल को ड्राफ्ट करते हैं अंडर द मिनिस्ट्रीज। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि लॉ का जो बिल होता है वो लॉ का बिल ओनली लॉ मेकर ही ड्रॉ कर सकते हैं। लॉ का बिल कोई भी ड्रॉ कर सकता है, लॉ का बिल कोई भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन यस, लॉ मेकर इज द पर्सन हु आर एक्चुअली ड्रॉइंग द और ड्राफ्टिंग द बिल। तो दोस्तों, जो बिल ड्राफ्ट करते हैं, वो बिल सबसे पहले ड्राफ्ट करते हैं मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनके जो लॉ मेकर जो मेन होते हैं, वो सेंट्रल बिल ड्राफ्ट करते हैं फॉर द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट बिल ड्राफ्ट करते हैं फॉर द स्टेट लॉ। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये आपका स्टेट बिल जो होता है, स्टेट बिल आपका स्टेट लॉ के लिए और सेंट्रल बिल आपका सेंट्रल लॉ के लिए दोस्तों। अब सोचिए, बिल जो ड्रॉ हुआ, ये बिल कहीं ना कहीं पर तो जाएगा। कहां पे जाएगा, तो बिल आपको प्रेजेंट करना है, मतलब आपको पेश करना है। कहां पे, इसको आपको पार्लियामेंट में, अगर सेंट्रल लॉ है तो आपको पार्लियामेंट के सेशन में प्रेजेंट करना है। अगर आपका स्टेट लॉ है तो आपको स्टेट, मतलब स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है, जहां पे आपका विधानसभा जो होते हैं, वहां पे आपको यह पेश करना पड़ता है। और ये जो बिल आप प्रेजेंट करते हो, चाहे वो आप पार्लियामेंट में प्रेजेंट करो या तो आप स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करो, तो दोस्तों ये जो बिल होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, क्योंकि ये एक, जैसे लॉ का जो मेन सोर्स होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कोई भी लॉ अगर आपको ब्रिंग करना है, वो भी चाहे इंडिया में हो चाहे वो कोई पर्टिकुलर स्टेट में हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास करना है और उसको ही ड्राफ्ट करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होते हैं, इसको जब हम लोग ड्राफ्ट करके प्रेजेंट करते, तो ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होते कहाँ पे, पार्लियामेंट पे और स्टेट में, इसलिए इसको बोला जाता है आपका फर्स्ट रीडिंग। और ये पेश होता है कहाँ पे पता है, पार्लियामेंट में और स्टेट में तो होता है, लेकिन किसके पास, स्पीकर के पास, जहां पे मिनिस्टर्स लोग पूरा घेर के रखते हैं और आपका स्पीकर जो होते हैं वो बिल को अच्छे से सुनते फ्रॉम द पार्टी हु इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्त, मतलब सिंपल सा बात कि आपका अगर स्टेट लॉ है तो भाई आपको विधानसभा में देना है, और अगर सेंट्रल लॉ है तो आपको पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करना है। अब सर, प्रेजेंट तो हो गया, प्रेजेंट होने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब प्रेजेंट होने के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि प्रेजेंट हुआ तो भाई लॉ पास हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट होने के बाद दोस्तों, अब कोई भी लॉ को इंडिया के
पीपल के लिए, 144 करोड़ के पीपल के लिए कितना हित में, उनके कितना फेवर में, उनका कितने अगेंस्ट में, क्या ये लॉ अच्छे से बन पाएगा, क्या ये लॉ कितना अच्छा गवर्नेंस हो पाएगा, इसका इसका जो पोस्ट एक्सपोजर जो है, मतलब लॉ पास होने के बाद जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, इफेक्ट होगा, उसका कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया के लोगों के ऊपर। तो इसके लिए पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको ओपन किया जाता है। तो स्टेट लॉ के लिए स्टेट पब्लिक के पास वो पोल ओपिनियन किया जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि लॉ आप क्या समझते हो, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, आपके लिए कितना सुविधा है, बेनिफिट है, आपके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है। और सेंट्रल लॉ होता है तो उसमें मतलब जो होता है पैन इंडिया में जो लोग होते हैं 144 करोड़, उनके पास ये पब्लिक पोल ओपिनियन हो जाता है, उनसे राय लिया जाता है कि ये कितना हित में है और ये कितना ऑपोजिशन में है आपका। तो दोस्तों बिल ड्राफ्ट तो हो गया, पार्लियामेंट में चला गया, उसके बाद पब्लिक से ओपिनियन लिया गया। अब दोस्तों पब्लिक से जब ओपिनियन लिया जाता है, पब्लिक से ओपिनियन लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो अगेंस्ट में हो चाहे वो फॉर में हो, इसके बाद एक स्टैंडिंग कमिटी होते। स्टैंडिंग कमिटी मींस ऐसा कोई कमिटी जो पार्लियामेंट के थ्रू आते, और इस कमिटीज में आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते, और सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं होते, कॉर्पोरेट्स भी होते। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको कंपनीज एक्ट, जब इंडिया में कंपनीज एक्ट आया था उसके पहले स्टैंडिंग कमिटी में जैसे जे ईरानी था, जमशेदजी जो ईरानी होते, जो टाटा स्टील का डायरेक्टर थे, वो थे 2005 उनका कमिटी। दूसरा इन्फोसिस का जो फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, 2000 के नारायण मूर्ति कमिटी 2003 उनका स्टैंडिंग कमिटी में था वो। और लास्ट कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999। तो इन तीनों को मिला के स्टैंडिंग कमेटी तैयार किया गया था, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनसे राय मांगा था कि भाई आप कंपनीज जो एक्ट इंडिया में ला रहे हैं हम लोग, तो ये कितना कॉर्पोरेट्स के लिए हेल्पफुल है, कॉर्पोरेट्स अपना जो गवर्नेंस है या पॉलिसी से, ये कितना पॉलिसीज को हित करते हैं, ये कितना बेनिफिट्स कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड करते हैं, ये कितना डिसएडवांटेज कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में जहां जहां पे लॉ को लागू किया जाएगा, इस कंपनीज एक्ट को, या तो पूरा पैन इंडिया में, वो कितना ट्रांसफरेबल होगा या वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, वो जानना है। तो ये सब रिलेटेड जो आइडियाज होते, जो आपका एडवाइस होते, वो स्टैंडिंग कमिटीज प्रोवाइड करते किसको, जो लोग बिल पास करते हैं, मतलब गवर्नमेंट्स को। तो दोस्तों अगर सेंट्रल बिल है तो सेंट्रल बिल के लिए आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग कमिटीज होते, क्योंकि सेंट्रल लॉ के लिए ना जो आउटसाइड इंडिया होते, उनमें भी सेंट्रल लॉ का इंप्लीकेशन आ जाते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल कमिटीज भी स्टैंडिंग कमिटीज में आ जाते हैं। उसके बाद आपका कोई स्टेट लॉ है तो स्टेट कमिटी हो सकता है, या तो आपका नेशनल कमिटी भी, मतलब स्टेट और नेशनल से भी लोग लेके हम लोग स्टैंडिंग कमिटी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टैंडिंग कमिटी का राय लेने के बाद हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं फिर से पार्लियामेंट में, सेंट्रल लॉ के लिए, स्टेट में आपका स्टेट लॉ के लिए। आप सोचिए क्या पार्लियामेंट में, आप पार्लियामेंट का सेशन आप कभी देखोगे तो आपको मस्त मस्त जबरदस्त इंपॉर्टेंट आएगा, अरे भाई ये बिल नहीं पास करना है, अरे भाई तुझे क्या पता है ये बिल क्या होता है। अब इस तरीके से वो लोग झगड़ते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में आपके सारे स्टेट के जो चुने, मतलब इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, वो लोग वहां पे बैठते हैं। वहां पे आपका ऑपोजिशन पार्टीज भी होते हैं, वहां पे आपका जो पार्टी रूल करते वो भी होते। तो दोनों के बीच में झगड़ते, क्योंकि आपको लाना है उनको नहीं लाना है, उनको कोई पॉइंट ऐड करना है आपको नहीं करना, इस तरीके से वो लोग झगड़ते। अब ये जो पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट में आपका दो हाउसेस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं हम लोग लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक होता है हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल जो होता है आपका अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सर ये जो हाउस ऑफ पीपल होता है ना, ये आप देख रहे हो जो हाउस ऑफ पीपल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा, इसको बोलते हैं लोकसभा, जहां पे आपका मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। एक्चुअली हाउस ऑफ पीपल जो होते हैं लोकसभा, वहां पे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड होते हैं। और आपका जो हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल होते हैं ये लोग होते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं उनका मेजोरिटी लिया जाता है। अब क्वेश्चन एनालाइज करता है कि सर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, इसमें देखो पैन इंडिया में टोटल 545 मेंबर होते हैं। आप अगर देखोगे कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब टोटल 545 मेंबर्स होते, इसमें 543 मेंबर जो होते वो टोटल पैन इंडिया से इलेक्टेड होते, बाकी आपका 2 एंग्लो इंडियन मेंबर इलेक्ट होते, जो इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट जो बाहर से जो लोग आते, ठीक है, जो फॉरेनर्स थे उनको गवर्न करने के लिए एंग्लो इंडियन आपका मेंबर्स होते। फॉरेनर्स को गवर्न करने के लिए एंग्लो इंडियन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो अगर इसको आप छोड़ दोगे,
तो आपको 543 मेंबर्स जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आपका सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट में, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पीपल में, वहां से आपको मेजोरिटी लेना पड़ता है। सर अगर मेजोरिटी का बात आता है तो कितना मेजोरिटी होता है? आपका टोटल 272 वोट चाहिए आउट ऑफ 543 मेंबर, आउट ऑफ 543 मेंबर आपको टोटल 272 वोट चाहिए आपको कोई भी लॉ को पास करने के लिए। सर ये तो आपने बात कर दिया कि लोकसभा के लिए, अब आप राज्यसभा का बता दो। सर राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है जितना भी जैसे स्टेट जो होते हैं ना, स्टेट के कुछ गिने चुने एमएलएस को, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, तो एमएलएस को इलेक्ट किया जाता है। तो टोटल आप देखोगे तो आपका अगर आप हाउस ऑफ ओके, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल एचओएससी को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर राज्यसभा। और अब राज्यसभा में टोटल आपका 250 मेंबर होते हैं। कितना सर? 250। अब 250 मेंबर में से आपको तो चाहिए मेजोरिटी, तो आप पकड़ सकते हो 126 मेंबर, लेकिन 250 मेंबर में भी आपका 238 मेंबर होते डिफरेंट स्टेट्स का आपका मिनिस्टर्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स का एमएलए एंड आपका यूनियन टेरिटरीज का जो भी मेंबर्स होते, डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का जो एमएलए होते हैं वो उनमें से गिने चुने 238 मेंबर होते, जो वो 250 मेंबर में सिलेक्टेड हो जाते। और बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं दोस्तों, ये 12 मेंबर्स आप बोलोगे भैया कि ये 12 मेंबर्स जो है ये आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, और वो भी डिफरेंट फील्ड से। जैसे आपका स्पोर्ट्स, कल्चर, आपका स्पोर्ट्स में जैसे ओलंपिक्स वगैरह का हो गया, इधर क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये तो कल्चर, आर्ट, इन सब से प्रेसिडेंट चूज करते हैं कि किनको लाया। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो भी कमिटीज में होते। तो गिने चुने कुछ हाई वोल्टेज, मतलब आप बोल सकते हो कि पीपल ऑफ इंडिया को, गिने चुने पर्सन्स को डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लेके आते, वो भी इलेक्टेड होते। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, आपको 126 मेंबर्स का वोट चाहिए आपको लॉ पास करने के लिए। तो भैया अगर आपको पार्लियामेंट में कोई सेंट्रल लॉ पास करना है तो आपको लोकसभा से 272 वोट चाहिए आउट ऑफ 543 मेंबर, और राज्यसभा से आपको 126 वोट चाहिए आउट ऑफ 250 मेंबर। इससे आपका क्या होगा? आपका बिल तो पास हो जाएगा। चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे लेकिन बिल तो पास करेंगे कि मेजोरिटी मिल चुका है। अगर आपका यही स्टेट है, अगर आपको स्टेट में लॉ पास करना है दोस्तों, अगर आपको स्टेट में लॉ पास करना है तो आप देखो एसएलए लिखा है। एसएलए का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा, मतलब विधानसभा। आप इसको अगर बोलोगे तो इसको आप बोल सकते हो विधानसभा, जहां पे हम लोग जो जैसे मान के जो दिल्ली में अभी वोट हुआ कुछ दिन पहले ही, तो दिल्ली में 70 सीटें थे, तो वो 70 सीटें एमएलएस का था, मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा में 70 लोग एमएलए चूज किया गया, और वो लोग विधानसभा में कोई भी लॉ, कोई भी डिस्कशन होगा तो उसके रिगार्डिंग आपका डिस्कशन किया जाएगा, रिगार्डिंग लॉ और एनीथिंग एल्स। और ये आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली आपका मतलब विधान परिषद, इसको बोलते हैं विधान परिषद। मतलब अगर आप देखोगे स्टेट के लिए हो गया लोअर असेंबली, लोअर स्टेट असेंबली एसएलए, और जो एसएलसी है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो आपका अपर स्टेट आपका अपर असेंबली है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विधान परिषद। तो एसएलसी आपका विधान परिषद आपको बोला जाता है विधान परिषद में। इसमें भी आपका स्टेट से ही आपको मिनिस्टर जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग द लॉ पास। तो इनसे भी मेजोरिटी चाहिए। आप बोलोगे सर मेजोरिटी कितना चाहिए? डेफिनेटली मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए टू पास एनी लॉ। तो जैसे सोचो कि बिहार में नीतीश कुमार जी आपका मिनिस्टर से, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। अब अगर लॉ पास करना है आपको, तो लॉ पास करने के लिए जो एमएलए है ना, उनसे वोट लिया जाएगा, वो भी विधानसभा में, और मेजोरिटी अगर फॉर्म होता है तो बिहार लीकर एक्ट जैसे पास हुआ था, तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि मेजोरिटी फॉर्म हुआ था, मतलब विधानसभा में एमएलए सारे वोट किए थे, बोले थे यस भाई लीकर को बैन करना चाहिए, और या तो ओपनली बेचना नहीं चाहिए, स्कूल कॉलेजेस के पास आपका लीकर का दुकान होना नहीं चाहिए, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो होना चाहिए। तो ये सारे एक्ट को लेकर, इस सारे लॉ को लेके बिहार लीकर एक्ट तैयार किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ स्टेट का जो लॉ होता है वो विधानसभा में पास होते, ठीक है। इसके बाद सर पास तो हो चुका, अब इसके बाद आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं। जैसे जो स्टेट का लॉ होता है, स्टेट के लॉ के लिए आपको गवर्नर ऑफ स्टेट के पास जाना पड़ता है। मतलब देखो स्टेट में चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली इज द हेड, लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो आपका प्राइम, मतलब
वो इंडिपेंडेंट एक पर्सन है, जिनका जो आइडिया है ना वो अनबायस्ड है, मतलब जिसका एडवाइस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हित में नहीं है, वो आपके स्टेट के जो टेरिटरीज के जो पीपल है उनके हित में है। ये सोचने वाला बात है। तो गवर्नर जो पद होते हैं ना, जो पोजीशन होते हैं, वो एक बहुत आप बोल सकते हो एक आप हाई लेवल का एक बहुत सुप्रीम पद होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे क्या होता है कि देश के जो हित होते हैं, देश के हित में या तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट के हित में वो राय देते हैं। तो गवर्नर स्टेट के हित में राय देते हैं, और जो इंडिया का जो सेंट्रल लॉ होता है उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का। मतलब जैसे मैम, हम लोग का मैम जो है मुर्मू मैम, तो वो अप्रूवल देंगे तभी जाके कोई लॉ पास होंगे। तो दोस्तों अप्रूवल तो दे देंगे लेकिन लॉ पास हो जाएंगे। लेकिन सर अगर आप सोचो कि एक कोई नॉर्मल, जैसे मैं अगर नॉर्मल एक इंसान हूं, मुझे मैं ये नहीं हूं, सोच लो आप फॉर द टाइम ही, अब मैं तो भाई नॉर्मल जॉब करता हूँ 10 to 5 का, और ये तो कोई रिस्का जो चलाते जो अंकल या कोई भी रिस्का जो चलाते भैया, तो उनको कैसे पता होगा कि ये लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है। तो इन लॉ को इंडिया में एप्लीकेबल करने के लिए आपको एक राजपत्र जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट है, उसमें आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है og.gov.in, या तो आपका जो पेपर आता है ना, ओजी ऑफिशियल गैजेट का पेपर आता है, राजपत्र जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ये लॉ जो इनेक्ट हुआ है उसको लिखना पड़ता है कि ये लॉ आज से सारे पैन इंडिया में एप्लीकेबल हो चुका है। तो इससे क्या होगा, सारे वो पैन इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो लॉ आप सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना सारा स्टेट से गुजर के आया हुआ है, और ये लॉ इंडिया के हित में, ये लॉ स्टेट के हित में, तो आपको मानने पड़ेंगे। तो ओजी में जिस दिन पब्लिश और नोटिफाई किया जाएगा उस दिन से ये लॉ इंडिया में लागू हो जाएगा। तो अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो दोस्तों कंपनीज एक्ट जो है वो आपका 30 अगस्त 2013, कंपनीज एक्ट जो 2013 लेटेस्ट है, 30 अगस्त 2013 को पैन इंडिया में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो चुका था। तो 29 अगस्त को, मैं बोल रहा हूं 29 अगस्त को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया था, लेकिन एक दिन बाद वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ। तो इस लॉ को इंडिया में नोटिफाई किया गया पब्लिक के लिए 30 अगस्त को। तो दिस इज हाउ द लॉ हैज बीन मेड इनटू इंडिया। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको टाइम मिले तो 2009 से सचिन पायलट जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक मेंबर से, उन्होंने कंपनीज बिल 2012 में पेश किया था कि कंपनीज एक्ट को चेंज करना है। 470 सेक्शन, पहले 700 के ऊपर सेक्शन थे, उसको आपको जिस्ट करके, छोटा करके, कुछ सेक्शन को रिमूव करके, रिपील करके आपका एक्ट को छोटा किया गया, और एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किया था कि एक्ट इजी हो अप्लाई करने में, मतलब बहुत इजी हो, एंड इंडिया के जितना भी कॉर्पोरेट से इंडस्ट्रीज है उनको भी इस एक्ट को फॉलो करने में और पॉलिसी को स्टेबलाइज करने में और बहुत आसानी हो, बेनिफिट्स मिले। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी टाइम मिले, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, अगर आपको टाइम मिले तो ये वीडियो आप जरूर देखना। सचिन पायलट जी का एक स्पीच है 2012 का, तो आप ये जरूर देखना। अगर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सचिन पायलट, आप सर्च करना सचिन पायलट, मैं इस वो पर्टिकुलर वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। स्पीच देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये जो स्पीच है ना, आप देखो ये आपका 11 साल पहले कुछ स्पीच था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, ये 10 साल पहले था, अच्छा ये लैंड एक्विजिशन का था, मैं आपको दिखा दूँ रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट, फॉर कंपनी बिल दोस्तों, फॉर कंपनी बिल दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका कंपनी बिल का, ये 9 साल पुराना है, आपको दिखेगा। यस, ये कहाँ गया पार्लियामेंट का पीस, यस दिस वन देखिए, दिस वन मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपन करके, दिस वन गाइस, ये कंपनी बिल पेश किया गया था। तो ये आप देख सकते हो, ये सचिन पायलट जी का स्पीच है रिगार्डिंग द कंपनीज बिल, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, और क्यों हम लोग ये बिल पेश करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये देखो, आप देखो किस तरीके से सेशंस होते हैं, आप थोड़ा देखना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखना, आपको बहुत नॉलेज होगा दोस्तों, ओके। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था एंड आइडियाज था रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। आई होप सो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो और आपको बहुत पसंद आया होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि आपको, मैं देखो अभी बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि ये तो मेरी शुरुआत ही है। अभी सारे वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो आपको लॉ पढ़ने में, सिर्फ लॉ पढ़ने में नहीं,
लॉ आपको देखने में भी इंटरेस्ट लग जाएगा, मतलब पढ़ोगे तो तब तो इंटरेस्ट है ही, देखने से ही समझ में आ जाएगा यस दिस इज हाउ द इट इज मेड। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगा, आप बोलिएगा भैया 100% बहुत अच्छा लगा। तो यस इट्स लिटिल बिट मोटिवेशन फॉर मी एक्चुअली। तो आप लोग प्लीज, ये भाई आपके लिए मेहनत करता है दिन भर, ट्राई करते कि आपको जितना इनपुट हो सकता है मैं आपको दूं और आपका पढ़ाई को इतना इजी कर दूं, आसान कर दूं, ताकि एग्जाम हॉल में जाके भी आप मेरे याद करोगे तो आपको ये सारे पिक्चर इन फ्रंट में दिखेंगे और आप इजीली इसको लिख पाओगे दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपने शेयर किया तो मेरे मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो गाइस बहुत अच्छा होगा। सो गाइस थैंक्स अ लॉट, ठीक है। और अच्छा है कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो ला रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ला रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, और प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा गाइस। जय हिंद गाइस एंड थैंक यू गाइस।